Hello friends, Namaskar. Welcome back to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here to with न्यू कंट्रोवर्सी जो कि श्रीलंका से और इंडिया से रिलेटेड है। श्रीलंका और इंडिया के फिशरमैन्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ गई है वो हम लोग देखेंगे। क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे यहाँ के हैं इंडियन फिशरमैन, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि आप देखोगे, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जो ये जो है कोस्टल एरियाज़ के जो हैं फिशरमैन्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा फिशरीज़ पे डिपेंड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारा ये जैसे हर कंट्री का उसके लैंड पे अधिकार है, उसी तरीके से हर कंट्री का उसके लैंड से कुछ दूरी में वाटर पे भी अधिकार है। तो ये जो डिस्प्यूट है, ये अभी हमारे और श्रीलंका के बीच में अनसेटल्ड है। ठीक है, तो इसी के कारण जो हमारे फिशरमैन होते हैं वो कई बार श्रीलंका के बाउंड्री में चले जाते हैं, इसी के कारण उनको पकड़ लिया जाता है। श्रीलंका उनको पकड़ लेता है, उनके बोट्स वगैरह रख लेता है जिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उनका घर जो है उसी से जब चलता है, और कई बार उनको परेशान भी किया जाता है। पास्ट में ऐसी न्यूज़ आई हैं कि उनको मार भी दिया गया है श्रीलंका द्वारा। तो हम लोग क्या हुआ था कि जो 1974 में इंडो लंकन मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था हम दोनों के बीच में, 1974 में जो एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट था, मतलब पानी में जो बाउंड्री है उसके बारे में एग्रीमेंट था। वो मैरीटाइम बॉर्डर श्रीलंका में अगर क्रॉस करने पर श्रीलंकन नेवी द्वारा हमारे फिशरमैन्स को पकड़ लिया जाता है, जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा था और प्रीवियस कुछ न्यूज़ में भी देखा था। इन 12 को तो पकड़ा गया था, जो पहले 10 पकड़े जा चुके थे उनको छोड़ने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए इन 12 को भी पकड़ लिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये मुद्दा है क्या, आखिर क्यों पकड़ लेते हैं ये लोग, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई पकड़ने की भाई। तो हमारे कंट्री के बीच में और श्रीलंका के बीच में एक पाक स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। ठीक है, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े लार्जर वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ता है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार मीन्स इंडियन और पैसिफिक को जोड़ रहा है, अगर लार्जर सेंस में बोला जाए तो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, आसपास का रीजन भी आप लोग देखा करो। यहाँ पे पाक बे है और ये पाक स्ट्रेट है। ये हम लोग राम सेतु जिसको बोलते हैं ब्रिज, वो है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और एक आइलैंड के बारे में बात करते हैं जिस पे पूरा मुद्दा टिका हुआ है। पूरा मुद्दा फ्रेंड इस आइलैंड पे टिका हुआ है, कच्चा तीबू आइलैंड, जो कि पहले इंडिया का था, फिर इंडिया ने इसे सीड कर दिया जो है श्रीलंका को, और श्रीलंका अब इस पे अपना कब्जा दिखा रहा है। इससे इसमें क्या होता था फ्रेंड, ये आइलैंड यहाँ पे है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश इंडिया था फ्रेंड, तो आप देखोगे, आप ये देख सकते हो कि जब ब्रिटिश इंडिया था, पहले आप कुछ बातें देखो कि कच्चा द्वीप आइलैंड की हिस्ट्री क्या रही है। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में, यहाँ एक रामंतापुरम नाम का एक जगह है। यहाँ पे एक जमींदार जो थे उनके अंडर में कच्चा द्वीप आइलैंड आता था। ठीक है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो, और ये इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, जब ब्रिटिश इंडिया आया तो क्या हुआ कि ये जो मद्रास वाला प्रेसिडेंसी था उसमें चला गया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में चला गया कच्चा तीबू आइलैंड। और कच्चा तीबू आइलैंड जब मद्रास प्रेसिडेंसी में चला गया, ठीक है, ड्यूरिंग राज, मतलब ब्रिटिश राज की बात की जा रही है यहाँ पे, और पहले वो रामंतापुरम में आता था, जैसा हमने यहाँ पे आपको बताया रामंतापुरम यहाँ पे है। ठीक, 1921 में क्या हुआ? 1921 में इंडियन और श्रीलंकन टेरिटरीज जो थी, जो कि ब्रिटेन के द्वारा क्लेम की गई थी, क्या हुआ? वन सेकेंड फ्रेंड, इसमें कहा गया 1921 में कहा गया कि दोनों के बीच में जो कच्चा तीबू आइलैंड आ रहा है, इसको अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये है किसका, तो हम लोग फिशिंग बाउंड्रीज़ को आसानी से बांट सकते हैं। ये कच्चा तीबू आइलैंड अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये इंडिया का है या फिर श्रीलंका का है, तो हम लोग फिशिंग बाउंड्रीज बांट सकते हैं। क्योंकि इंडिया के कुछ जो है, जब ब्रिटिश राज था और जब उससे पहले
फ्रीली मूव करते थे, जाते थे, मछली उछली पकड़ते थे। यहाँ कच्चा तीबू आइलैंड में अपने नेट वगैरह फैलाते थे, सुखाते थे नेट वगैरह को अपने, फिर आराम करते थे, रेस्ट करते थे। तो ये सब करते थे। तो इसलिए जब कहा गया तो इन्होंने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई साहब ये हमारा लैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ के ये आइलैंड हमारा है, क्योंकि ये रामानंद किंगडम में आता था और ये डिस्प्यूट कभी सेटल ही नहीं हुआ। ठीक, क्यों नहीं सेटल हुआ? क्योंकि आप लोग देख रहे हो ब्रिटिश था बीच में, इसलिए सेटल नहीं हुआ। ठीक, क्या हुआ कि ये जो रामानंतापुरम था, यहाँ पे कच्चा तीबू आइलैंड था। कच्चा तीबू आइलैंड हमारा था। रामानंथा जो जमींदार थे उनके अंडर में था, रामानंथा किंगडम के अंदर में था। ठीक, वहाँ पे किंगडम था। तो ये जब ब्रिटिश आया तो वहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी में चला गया, फिर हमने इसे दे दिया श्रीलंका को 1974 का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके तहत। इतना आपको बात आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जैसा देख रहे हो मद्रास कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ पे कुछ रामंता किंगडम था। ठीक, फिर 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, जो कि दो जगह पे हुआ, एक कोलंबो और न्यू दिल्ली के बीच में। ठीक, इसमें क्या कहा गया, इसमें कच्चा तीबू आइलैंड को दे दिया गया श्रीलंका को, लेकिन इंडियन फिशरमैन को अलाउ था कि वो कच्चा तीबू में जाके आराम कर सकते थे, नेट वगैरह सुखा सकते थे। ठीक, जैसा कि उन्होंने खुद ही बोला था, श्रीलंका ने कहा कि वो यहाँ पे आ तो सकते हैं, रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपना नेट सुखा सकते हैं, लेकिन केवल इस तरीके आ सकते हैं जैसे कि कैथोलिक श्राइन देखने आप चले जाओ यूके में और आपके पास वीज़ा ही ना हो वहाँ का। तो इस तरीके से आ सकते हैं, मीन्स बिना परमिशन के आ सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक, इतना तक तो ठीक था। लेकिन जब हमारे कंट्रीज़ में इमरजेंसी लग गई 1975 में, उसके बाद जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हो गई, और उसके बाद जो है दोनों के बीच में बिना स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीमेंट हो गया यूनियन और मीन्स श्रीलंका के बीच में। और क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि जो है इंडियन के फिशरमैन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ श्रीलंका में फिशिंग नहीं कर सकते। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा। तो फ्रेंड, जैसे कोई लैंड है, ठीक, इससे जो है टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक, आपका अधिकार होता है। फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिगुअस जोन आता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स यहाँ के सारे रिसोर्सेज आपके होंगे। ये 200 नॉटिकल माइल तक आपका अधिकार क्षेत्र आता है पानी में, किसी लैंड के बगल में अगर पानी है तो इसीलिए श्रीलंका के बगल में ये जो सारा हमारा इसका लैंड हुआ, हमारा कच्चा तीबू आइलैंड हुआ, ये देखिए आप, कच्चा तीबू आइलैंड के यहाँ तक इसका टेरिटोरियल रीजन आ गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया। तो अब हमारे फिशरमैन अगर कच्चा तीबू आइलैंड में जाते थे अपना समझ के, इनको पकड़ लिया गया। ठीक, तो ये तो गलत हुआ ना फ्रेंड, क्योंकि हमारा था, हमने सीड किया था, तो उसको इतना तो ह्यूमैनिटी दिखाना ही चाहिए था श्रीलंका को। फिर 1991 में इनको कुछ दिमाग आया श्रीलंका वालों को, और इन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया के लोग आके यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री था वो ये आराम से इंडिया के लोग जाते थे यहाँ पे, इंडिया के लोग आराम से जाते थे श्रीलंका में उस कच्चा तीबू आइलैंड के पास, मछली उछली पकड़ते थे वहाँ पे ट्रॉलर्स से। अब फ्रेंड, श्रीलंका में ट्रॉलर्स बैन है। आप लोग दिमाग से सोचना, श्रीलंका में ट्रॉलर्स बैंक है। तो ट्रॉलर्स होते क्या हैं? ये इस तरीके से कुछ होते हैं कि जैसे आपकी फ़िश आपके इंडिया में है, लेकिन आपने ट्रॉलर भेज दिया श्रीलंका के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो ये भी एक तरीके से गलत एक्टिविटी हुई। इसी के तहत इन लोगों को पकड़ लिया जाता था। ठीक, आप ये देख सकते हो इतनी सारी मछलियाँ एक साथ आ जाती हैं, इसलिए ट्रॉलर्स का यूज़ करते हैं। हमारे फिशरमैन्स थोड़े अमीर हैं श्रीलंका से, इसलिए वहाँ पे ट्रॉलर्स बैन है। हमारे यहाँ के लोग ट्रॉलर्स यूज़ करते हैं, इसलिए भी इनको पकड़ लिया जाता है। तो आराम से जाते आते थे। ठीक, 2003 में क्या हुआ, जब अब 2003 में ये लोग फिर चेंज किए डिसीजन अपना, और इन लोगों ने कहा कि केवल लाइसेंस फिशिंग अलाउ है, सब नहीं आ सकते, जिनको हम लोग लाइसेंस देंगे केवल वही आएंगे। और जब एलटीटी का वार हुआ, एलटीटीई का वार क्या था फ्रेंड, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। एलटीटी का वार जब हुआ हमारा, सॉरी फ्रेंड,
एलटीटी वार का जब हमारे यहाँ वार हुआ, तो ये एलटीटी वार हुआ क्यों, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ तक तो कंडीशन सही था, लेकिन उसके बाद से फिर कंडीशन और भी दिक्कत में। अब उसके बाद कुछ इंडियन गए मछली पकड़ने वहाँ पे उस आइलैंड पे, और इनको पकड़ लिया गया। ठीक, इनको पकड़ लिया गया तो तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये प्रोटेस्ट होने लगा कि हमको कच्चा तीबू आइलैंड वापस चाहिए, जो कि इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया है। और जब जयललिता जी आई 2008 में, इनकी गवर्नमेंट बन के आई, तो इन्होंने पार्लियामेंट में मांग भी की और एक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका भी दाखिल की। लेकिन वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने अगस्त 2014 में उसके बारे में कहा कि अगर हम लोग को अब कच्चा तीबू आइलैंड हम लोग लेने की सोचे तो हम लोग को वार करना होगा, क्योंकि ये 1974 का एग्रीमेंट के द्वारा हम लोग ने उनको दिया था। ये इतना पुराना हो चुका है कि अब लोगों का उन लोग पूरा अधिकार इस पे जताने लगे हैं। तो हम लोग अगर चाहते हैं इसको बैक में, तो हम लोग को श्रीलंका से एक वार करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब ये लोग यहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है इसके किनारे का भी, और इसीलिए हमारे फिशरमैन्स को पकड़ लिया जाता है, इनकी बोट वगैरह ले ली जाती है। कभी कभी इनको बहुत परेशान भी किया जाता है फ्रेंड्स श्रीलंका द्वारा। पहले क्या था फ्रेंड, जब एलटीटी का वार हुआ था, ठीक है, तो ये साहब जो थे ये प्रेसिडेंट थे। अब इस समय ये पीएम हैं और इन्हीं के भाई साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। ये महेंद्र गोटबाया राजपक्षे हैं, ये गोटबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, इन दोनों का नाम आप याद रखना। इस समय ये जो उधारी उधारी में चल रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। अब एलटीटी वार क्या था, इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम क्या होता है फ्रेंड, ये एक जो है, अब इसके नाम में ये जो इलम आ गया, ये आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है, तो ये एंशियंट तमिल नाम है। श्रीलंका का एंशियंट तमिल नाम जो था वो इलम था। ठीक है, ये एलटीटी वार हुआ क्यों फ्रेंड, जब ब्रिटिश इंडिया था, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी से सब ब्रिटिश द्वारा होल्ड किए जाते थे सभी, तो ये इंडिया में लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो ये लोग दूसरे देश में भी इन लोगों को लेके जाते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कराते थे। तो जब ब्रिटिश ख़त्म हुआ, तो जब हमारे यहाँ के लोग जो श्रीलंका में चले गए थे, वो वहाँ पे जो घर वर बसा लिए थे कुछ लोग, वहाँ पे वो रहने लगे, वहीं पे वो रहने लगे। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे श्रीलंका की एक वहाँ की रीजनल कम्युनिटी है सिन्हालीज, और ये जो तमिलियंस थे, इनके बीच में जो है श्रीलंका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। ये सिन्हालीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगा इन कंपैरिजन टू तमिल। तो तमिल के लोग इकट्ठा हुए और ये लोग प्रोटेस्ट कर दिए, वायलेंस कर दिए पूरे कंट्री में कि हमको भी इक्वलिटी चाहिए। और इसी के कारण वहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा हुआ। बाद में इंडिया के साथ और कुछ ग्रुप्स, कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी। ठीक है, और वहाँ पे एलटीटी को समाप्त किया गया, और फिर से जो श्रीलंका है वहाँ पे ईजी लाइफ जिए जाने लगी लोगों द्वारा। तो इसको जब एलटीटी जो थी, ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, जो आज टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ये बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी थी जो इन भाई साहब के द्वारा चलाई गई थी। एलटीटी जो है इनके द्वारा चलाया गया था, यही आगे आए थे, सबको इकट्ठा करने के बारे में बात किए थे। अब आप लोग समझो इनका नाम क्या था, बेलू पिल्लई प्रभाकरन। बेलू पिल्लई प्रभाकरन नाम था, जो कि 1976 में एलटीटी बना था। ठीक है, एलटीटी इलम नाम से बना था, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये इधर ये लोग रहते थे, ये लोग इतने एरिया में इनका इन्फ्लुएंस था, और इसी के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब कुछ इंस्टीट्यूशंस में कुछ जगहों पर केवल सिन्हालीज को अलाउ किया जाने लगा, मीन्स कहा गया ये पोस्ट जो है वो केवल सिन्हालीज ही होल्ड कर सकते हैं, इस जगह पे केवल सिन्हालीज ही जा सकते हैं। तो तमिल इकट्ठा आए, और इकट्ठा आकर इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। वही था एलटीटी वार, जो बहुत दिनों तक चला था। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होता है, और हमको पता चलता है कि आखिर हमारे फिशरमैन्स को ये श्रीलंका जाने पर, मछली पकड़ने पर पकड़ क्यों लेता है। यही इसके बारे में पूरी हिस्ट्री थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए। अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करा कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।